नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल विद्या गुरु में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए अगस्त महीने के सेकंड वीक में जो भी करंट अफेयर बने हैं इन टॉपिकों से, जैसे कि नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, अपॉइंटमेंट और डेज, इंपॉर्टेंट डेज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बने हैं उनको यहाँ पर हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। हर क्वेश्चन के स्टैटिक जीके को भी पढ़ते हुए चलेंगे, जो कि आपको बेनिफिट देगा वनडे एग्जाम में, और साथ साथ जो लिखने वाले एग्जाम है उनकी भी बेसिक नॉलेज आपको देता हुआ चलूँगा, जिससे कि आप उसको पकड़ के आसपास की नॉलेज लेकर उसके ऊपर लिख सकें। याद रखिएगा, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। हर क्वेश्चन जो मैंने यहाँ लिया है मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, और जो अभी तक वीडियोस आपको दी हैं उनको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो सारे क्वेश्चंस यकीन मानिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिस एग्ज़ाम में, जो वनडे एग्ज़ाम अभी तक हुए हैं उनमें वो डायरेक्टली क्वेश्चन बने हैं, तो इसीलिए आप इसको फॉलो कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है नेशनल करंट अफेयर से कि अरुणाचल प्रदेश में तीसरा एयरपोर्ट बना है। कौन सा एयरपोर्ट बना है? जिसका नाम रखा गया डोनी पोलो एयरपोर्ट। क्या? डोनी पोलो एयरपोर्ट। NYI है, याद रखिएगा, स्पेलिंग लिखते वक्त गलत मत कर दीजिएगा। डोनी पोलो एयरपोर्ट कहाँ का एयरपोर्ट है ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये कहाँ का एयरपोर्ट हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश का। और अरुणाचल प्रदेश में इस नाम का मतलब ये थर्ड एयरपोर्ट है अरुणाचल प्रदेश का, आपको याद रखना है, और इसका नाम है डोनी पोलो एयरपोर्ट। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में से आने वाला ये स्टेट है, और भारत के उन चुनिंदा स्टेट्स में से है जो कि तीन कंट्री के साथ बाउंड्री को टच करता है। ये म्यांमार, चाइना और साथ साथ भूटान के साथ बाउंड्री को टच करता है। ठीक है, याद रखेंगे। इनके जो चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू जी, उनके द्वारा इसको मतलब इन्फॉर्म हमारे उनके जो स्टेट के लोग हैं उनके लिए इन्फॉर्म किया गया कि हमारे यहाँ पर थर्ड एयरपोर्ट हो रहा है, डेवलप हो रहा है स्टेट लेवल का। ठीक है, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन, और हाँ कहाँ पर होगा? तो ईटानगर में ये होने वाला है। कहाँ पर? ईटानगर में इसको डेवलप किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज चिनाब रिवर पर बना है। चिनाब रिवर पर वो इतना हाईएस्ट है, आप इस बात से लिंक कर सकते हैं कि आईफिल टावर है उससे 35 मीटर का ऊंचा है इसका हाईएस्ट पॉइंट। याद रखेंगे, यह हाईएस्ट पॉइंट कितना ऊंचा है? 35 मीटर ऊंचा है आईफिल टावर से। जम्मू कश्मीर में चिनाब रिवर पर इसको डेवलप किया गया। वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, इस साल हमने 76 नंबर का हमारा इंडिपेंडेंस डे हमने सेलिब्रेट किया। भारत को 15 अगस्त 1947 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस मिली थी, आज़ादी मिली थी अंग्रेज़ों से। ब्रिटेन वालों ने भारत को सत्ता सौंपी थी। उसी दिन से हम उस डे को हम इंडिपेंडेंस डे के रूप में ऑब्जर्व कर रहे हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस साल हमने 76 नंबर की इंडिपेंडेंस डे ऑब्जर्व किया। भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये इस इंडिपेंडेंस के समय पर झंडारोपण किया जाता है। कहाँ पर? लाल किला में। याद रखिएगा। तो यहाँ पर 76 नंबर का हमने इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया है। ये आपको ध्यान रखना है। जो पिछला साल था हमने 75 ईयर जो आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में सेलिब्रेट कर रहे थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। पूछा जा सकता है कौन सा सीक्वेंस था हमारे इंडिपेंडेंस का जिसे हम आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे थे। तो आपको याद होना चाहिए 75 नंबर का जो हमारा इंडिपेंडेंस का ईयर था, उस पूरे ईयर को हमने आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में सेलिब्रेट किया है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। और हमारे नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो ये 9th टाइम, कितनी टाइम? 9th टाइम ये झंडा फहरा रहे हैं। कहाँ से? लाल किला से। 2014 में इन्होंने पहली बार फहराया था और अब ये 9th टाइम इन्होंने फहराया है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2G इथेनॉल प्लांट को लॉन्च किया है। कहाँ पर? पानीपत, हरियाणा में। याद रखेंगे, पानीपत, हरियाणा में 2G इथेनॉल पावर प्लांट को लॉन्च किया गया, जिससे कि कोशिश ये की जा रही है कि भारत किसी न किसी तरीके से ग्रीन एनर्जी की तरफ मूव करे, और उसी की तरफ ये एक अहम कदम है। और हरियाणा के पानीपत में 2G इथेनॉल पावर प्लांट को डेवलप किया गया। याद रखेंगे
2G इथेनॉल प्लांट है जो कि एफिशिएंट होगा, सस्टेनेबल एनर्जी को प्रोड्यूस करने में मदद करेगा भारत की, और बहुत सारे सेक्टर्स में भारत की ये मदद कर सकता है। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें, और आपको पता है पानीपत मैंने आपको बता ही दिया हरियाणा में है। पानीपत का युद्ध, 3 युद्ध हुए थे, है ना, तो उससे आप लिंक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के गवर्नर ने, महाराष्ट्र के गवर्नर का नाम क्या है? भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। इन्होंने 22 नंबर का भारत रंग महोत्सव को इनॉग्रेट किया है। याद रखिएगा, भारत रंग महोत्सव ऑब्जर्व कहाँ कराया गया? तो ये मुंबई में ऑब्जर्व कराया गया, ये याद रखेंगे। और ये 9 अगस्त से लेकर 13 अगस्त तक इसको ऑब्जर्व किया गया। ठीक है, ये जो रंग महोत्सव है ये 5 दिन का हमने ऑब्जर्व किया, जो कि ड्रामा फेस्टिवल के रूप में हमने ऑब्जर्व किया। महाराष्ट्र के गवर्नर के द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया, जिनका नाम भगत सिंह कोश्यारी है। और महाराष्ट्र में बहुत बड़ा उलटफेर भी हुआ। उलटफेर का मतलब वहाँ पर चीफ मिनिस्टर थे शिवराज सिंह चौहान, लेकिन उन्हीं की पार्टी के एक मेंबर अब चीफ मिनिस्टर हो गए हैं। उनका नाम है एकनाथ शिंदे। बीजेपी की सपोर्ट से वो चीफ मिनिस्टर बने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आने वाले दिनों में मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जिस तरीके से आप जानते हैं, क्या जानते हैं आप? ये जानते हैं टेलीकॉम की जो सुविधाएं हैं पहले कौन देता था? आप कहेंगे पहले जब हम छोटे छोटे थे तब BSNL, MTNL के फ़ोन चला करते थे, बिल्कुल। लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में सरकार ने अलग अलग प्राइवेट कंपनियों के हाथ में ये जो सुविधाएं, मतलब जो सर्विसेज हैं, वो अलाउ कर दिया कि आप भी प्रोवाइड कराइए। ठीक है, हो गया। और आज क्या हुआ? आज MTNL को तो मर्ज ही कर दिया गया BSNL में, और अब BSNL भी कहीं ना कहीं जो उनका बिजनेस है वो डाउन ही चल रहा है। रीज़न क्या है? कंपनियों, जो प्राइवेट प्लेयर्स थे जैसे एयरटेल हो गया, जियो हो गया, इन्होंने बहुत मतलब बढ़िया काम किया इस सेक्टर में, ये कह सकते हैं, बढ़िया सर्विस प्रोवाइड कराई। अब इससे क्या हो गया? गवर्नमेंट की जो कंपनी थी वो कहीं ना कहीं डूबती चली गई। और आज ऐसा हो रहा है कि पहले 2 कंपनियां थी, MTNL और BSNL, अब कितनी रह गई? BSNL रह गई, MTNL को मर्ज कर दिया गया। इसी तरीके का जो कार्यक्रम है वो इलेक्ट्रिसिटी की फील्ड में भी करने की कोशिश की जा रही है। क्या किया जा रहा है? एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऐसी ही कुछ कंपनियों को, प्राइवेट प्लेयर्स को बोला जाएगा, अभी रूल बनाए नहीं, अभी से टेबल पर रखा गया है, बाद में रूल बनेंगे, मतलब बिल अभी पेश किया गया है, बाद में अमेंड होके ही एक्ट बनेगा, उसके बाद फिर आगे सब प्रोसेसेस होंगे। लेकिन क्या किया जा रहा है? हमारे RK सिंह जी, जो कि इस समय पर पावर मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा ये किया जा रहा है कि उन्होंने टेबल पे रखा है कि हम चाहते हैं प्राइवेट प्लेयर्स सर्विसेज प्रोवाइड कराए इलेक्ट्रिसिटी की। अभी क्या होता है? सरकारी कंपनियां भारत के हर घर में, ऑलमोस्ट हर घर में अपनी जो बिजली की सुविधाएं हैं प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन बहुत सारे लॉसेस हो जाते हैं। बहुत सारे लोग मतलब गांव में तो यही है कि नंगी तारें जो जा रही होती हैं उसके ऊपर कटिया डालकर बिजली को ले लेते हैं, बिजली का यूज़ कर लेते हैं, जिससे क्या होता है? लोगों तक जो पहुंचनी चाहिए थी बिजली, वो नहीं पहुंचती, बीच में ही कोई और यूज़ कर लेता है। इससे क्या है? लोग भी खुश नहीं है और कंपनियों को लॉसेस भी हो रहा है। सरकार ये चाहती है कि प्राइवेट प्लेयर्स को अगर हम डाल देंगे इस सर्विस के बीच में, तो आपकी मर्जी है, आप प्राइवेट वालों से सर्विस लें, आप गवर्नमेंट वालों से सर्विस लें, लेकिन प्राइवेट वाले क्या करेंगे? इस खर्चे को, ये जो लॉस हो रहा है, इसको कम कर सकते हैं, कम करने में अहम योगदान निभा सकते हैं। और जो हमें प्राइवेट की तरफ से पैसा मिलेगा, हम और सुविधाएं प्रोवाइड कराएंगे, दूर दराज तक सुविधाएं प्रोवाइड कराएंगे बिजली की, जिससे कि भारत का एक एक गांव बिजली से कनेक्ट हो जाए। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें कही गई, साथ ही इसका विरोध भी होने लग गया। इसीलिए आपको ध्यान रखना, ये जो टॉपिक है आगे चल के चर्चाओं में आ जाएगा जब ये एक्ट बन जाएगा, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं सभी का लॉस होगा। मतलब मैं सरकार का लॉस नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो विरोध कर रहे हैं ना, उन सबको कहीं ना कहीं इसमें बेनिफिट मिलेगा का मतलब किसान भी कहीं ना कहीं साथ आ जाएंगे, और भी दूसरे जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो साथ में आ जाएंगे। तो बहुत सारे जो पॉलिटिकल पर्सन्स हैं उनको यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाला है। इसीलिए ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो चुका है। याद रखिएगा, इस समय पर हमारे जो पावर मिनिस्टर हैं वो RK सिंह हैं, राजकुमार सिंह। आपको बता दूं,
ये लोकसभा में इन्होंने, ओम बिरला साहब जी उस समय पर बैठे हुए थे, अध्यक्षता कर रहे थे, उनके सामने एक बिल उन्होंने पेश किया है कि वो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 पेश कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने, जो मैंने अभी आपको बताया, ये सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाएंगी, ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाएंगी। अब होता है क्या होता है उसके बारे में बाद में देखेंगे, लेकिन बहुत सारे अपोजिशन वालों ने विरोध किया, इसीलिए चर्चाओं में आ चुका, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत और इजराइल के कोलैबोरेशन से, मतलब इन दोनों ने मिलकर एक एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल इनॉग्रेट किया है। कहाँ किया है? तो उत्तर प्रदेश में ये इनॉग्रेट किया, उत्तर प्रदेश में चंदौली में इसको इनॉग्रेट किया गया, जिससे कि जो वेजिटेबल्स हैं उनमें अलग अलग मतलब उनको वेस्टेज कम की जा सके और उनकी अलग अलग वैरायटी पर रिसर्च की जा सके। तो इसीलिए जो ये एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स है, इसका ये जो ओपन किया गया इजराइल और इंडिया के कोलैबोरेशन से, इनका एक सेंटर कहाँ पर? चंदौली, उत्तर प्रदेश में। याद रखिएगा, जो हमारे इस समय पर एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर, इनके द्वारा ये अनाउंस किया गया कि हम वेजिटेबल और फ्रूट के जो सीड्स हैं उनको बेहतर डेवलप करने के लिए और अच्छा डेवलप करने के लिए, जिससे कि लॉसेस वगैरह कम हो जाए, एनवायरनमेंट का इफेक्ट कम पड़े, इसके लिए इन्होंने एक सेंटर डेवलप किया है जो कि इजराइल की मदद से किया गया। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने अपने यहां पर वो चाहती है कि फार्मर्स की इनकम को डबल कर ले, जिसके लिए पंचामृत योजना को लॉन्च किया गया। ये पंचामृत योजना क्या है? पंचामृत योजना वो योजना है जिससे कि सरकार किसानों को टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कराएगी और क्रॉपिंग मेथड को डेवलप करने की कोशिश करेगी। को क्रॉपिंग मेथड क्या? एक ही खेत में बहुत सारी फसलों को उगाने की जो टेक्निक्स है वो किसानों को सिखाई और समझाई जाएगी। अब ये बहुत सारी टेक्निकल का मतलब ये भी है कि सीड को किस तरीके से हम अच्छे तरीके से डालें। मतलब ये क्या होता है, किसान यूँ छिड़क देते हैं, जब इस तरीके से छिड़कते हैं तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता सीड्स का। अगर वो मशीनों का यूज़ करेंगे तो क्या होगा? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा सीडों का। तो सीड्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन उनको सिखाया जाएगा कि मशीनों को आप यूज़ करके सीडों का छिड़काव करें, और बहुत सारे कामों में मशीनों का ज़्यादातर यूज़ करें, जिससे कि आपके लॉसेस, अगर आप हाथ से करते हैं तो सिंपल सी बात है मशीनों के कंपेयर में थोड़ा ज़्यादा लॉस होता है। तो आप मशीनों का यूज़ करें, और इस मशीनों को खरीदने के लिए सरकार आपको मतलब कुछ सब्सिडी और कुछ आपकी मदद करेगी। इससे आपको भी बेनिफिट होगा, सरकार को भी बेनिफिट होगा कि उनके यहाँ पर जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होगा और उनके यहाँ से जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो ज़्यादा निकलेगा, ज़्यादा वो दूसरे राज्यों, दूसरे देशों तक पहुँचा पाएंगे। इसीलिए, और साथ साथ जो सरकार की एक मुहिम है फार्मर्स की डबल इनकम करने का, वो भी पूरा हो पाएगा। इसी के लिए पंचामृत योजना को लॉन्च किया गया। हो सकता है मैं आपको समझा पाया हूँ। आगे बात करें, अब यहाँ पर बात करेंगे हम इंटरनेशनल करंट अफेयर की। तो इंटरनेशनल करंट अफेयर में सबसे पहला क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो मेक्सिको के प्रेसिडेंट हैं, कौन? लोपेज अब्राडोर साहब ने क्या कहा है कि दुनिया में तीन लोग ऐसे हैं जो कि शांति स्थापित करने में अहम योगदान निभा सकते हैं, और इसीलिए उनको 5 साल तक लगातार इस चीज़ पर काम करना चाहिए। 5 साल का पूरा एक प्लान बनाकर इसमें काम करना चाहिए। ये कहा है किसने? मेक्सिको के प्रेसिडेंट लापेज और ओब्राडोर ने। अब आपको बता दूं, वो 3 लोगों में से एक भारत के पर्सन है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। 3 लोग कौन कौन से हैं? एक तो पोप फ्रांसिस, याद रखें, एंटोनियो गुटेरस और नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, और इनको भी इन 3 पर्सन्स में इंक्लूड किया गया है। एक तो पोप फ्रांसिस, एंटोनियो गुटेरस यूएन सेक्रेटरी हैं और भारत के प्रधानमंत्री। इन तीनों लोगों को कहा है मेक्सिको के प्रेसिडेंट साहब ने कि भैया आप तीनों लोग, दुनिया में जो उथल पुथल चल रही है, रशिया, चाइना, यूएस का जो एक ट्रायंगल बन रहा है और ये जो कर रहे हैं दुनिया में, इसको थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश करें कि दुनिया में शांति स्थापित होगी तो आप लोगों का डेवलपमेंट भी होगा, हमारा भी डेवलपमेंट होगा और दुनिया का डेवलपमेंट होगा। इसके लिए आप आगे आए तीनों, जिन तीनों लोगों का मैंने नाम बताया आपको, ये तीनों लोग आगे आए और दुनिया में शांति स्थापित करने का एक रोड मैप बनाएं।
अब ये कैसे होगा, क्या होगा, इसके बारे में यहाँ पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया गया, लेकिन इन तीनों नाम को सजेस्ट किया है मैक्सिको के प्रेसिडेंट साहब ने। मैक्सिको के प्रेसिडेंट का नाम पूरा है एंड्रेस मानुएल लोपेस ओब्राडोर, याद रखिएगा। मैक्सिको की कैपिटल है मैक्सिको सिटी, करेंसी है मैक्सिकन पेसो। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, दुनिया में उथल पुथल के साथ साथ ही रशिया स्पेस पे काफ़ी काम कर रहा है और रशिया साथ साथ इससे दोस्त भी बना रहा है। रशिया ने अभी रिसेंटली में ईरान की एक सैटेलाइट को लॉन्च किया है। ईरान की सैटेलाइट का नाम क्या था? खय्यम। क्या नाम था? खय्यम। मैं हटा देता हूँ, आप सही से देख लीजिए। तो इजराइल की सैटेलाइट का नाम था खय्यम, याद रखेंगे। और इसने जो इजराइल की सैटेलाइट है वो लॉन्च की है साउथर्न कजाकिस्तान से। कहाँ से? साउथर्न कजाकिस्तान से इजराइल ने ईरान की सैटेलाइट को लॉन्च किया। याद रखिएगा, इजराइल ऑलरेडी स्पेस में बहुत आगे है, बहुत ज़्यादा आगे। दुनिया में कहीं ना कहीं आगे जो चल रही कंट्रीज़ हैं उनमें इजराइल भी कहीं ना कहीं काफ़ी आगे कंट्रीज़ में है स्पेस के पूरे फॉर्मेट में। आपको बता दूं, इसने ईरान की ये मदद करके अपने पाले में ईरान को करने की कोशिश की है और ये कहीं ना कहीं अपने देश के हित में ही सोच रहा है रशिया, और ये सही भी है। यहाँ पर रशिया की बात करें तो रशिया की कैपिटल है मॉस्को, रूबल इसकी करेंसी है, व्लादिमीर पुतिन यहाँ की प्रेसिडेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रह रहे हैं, इसीलिए आपको इनका नाम भी याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है, सिंगापुर ने अभी अनाउंस किया है जिस ग्राउंड में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में 1943 में ये नारा दिया था कि चलो दिल्ली, ये जो नारा दिया था उस मैदान को डेवलप करेगा कौन? सिंगापुर। और ये न्यूज़ बनकर आई, आपको ध्यान रखना है। जो ये लोकेशन है पडंग एक लोकेशन है, एक उनका ग्राउंड है, उसको डेवलप करने की कोशिश की जाएगी। वहाँ पर जो हमारे सुभाष चंद्र बोस जी हैं उनका मॉन्यूमेंट स्टेटस बनाया जाएगा और भी बहुत सारे अपडेट्स यहाँ पर किए जाएंगे। मतलब डेवलप करने की अनाउंसमेंट की गई है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पूछा जा सकता है आपसे। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, और किस देश में हुआ? बहुत सारे लोग कंफ्यूज होके जापान भी लगा सकते हैं और दूसरा यूएसए में कैलिफोर्निया, सैन फ्रांसिस्को, ये सब भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है सिंगापुर ने अनाउंस किया है, ठीक। अगले क्वेश्चन की बात करें, गुस्टावो पेट्रो पहले लेफ्टिस्ट प्रेसिडेंट बने हैं कोलंबिया के, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, पहले बने हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है। नाम है इनका गुस्टावो पेट्रो, कोलंबिया के ये प्रेसिडेंट बने हैं। कोलंबिया की कैपिटल है बोगोटा, करेंसी है कोलंबियन पेसो। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, चाइना, आपको पता होगा, क्या पता है आपको ये पता है कि यूएस की जो हाईएस्ट पद में बैठी हुई महिला है एक, जिनका नाम है नैन्सी पेलोसी। नैन्सी पेलोसी कौन है? ये यूएस हाउस में स्पीकर के पद पर काम कर रही हैं। तो नैन्सी पेलोसी जो कि अभी रिसेंटली में ताइवान की विजिट पर आई, और काफ़ी समय बाद ऐसा हुआ कि ताइवान के यहाँ पर इतने हाईएस्ट पोस्ट वाली यूएस की पर्सन वहाँ पर विजिट करने आई हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ, चाइना पहले ही बोल चुका था कि आप मत आइएगा, अगर आप आते हैं तो थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। अब ऐसा हो गया, वो आ भी गई और उन्होंने विजिट भी कर लिया, तो चाइना को थोड़ा सा तो अग्रेशन दिखाना पड़ेगा ना। तो चाइना ने एक अग्रेशन दिखाया। क्या दिखाया? चाइना ने ताइवान आपको पता है पानी के आसपास वाली एक जगह है, ताइवान के आसपास उसने बहुत बड़ी ड्रिल, अपनी बहुत ही बड़ी एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज कराई, और उस ड्रिल में उन्होंने जो अपने घायल मतलब सैनिक हैं उनको किस तरीके से वो मतलब मेडिकल सुविधाएं प्रोवाइड करा सकता है, ये सारी जो ड्रिल है ये भी की उन्होंने, जो बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रही। इसीलिए आपको याद रखना है, ताइवान के आसपास चाइना ने सबसे बड़ी ड्रिल अभी ऑर्गेनाइज कराई है अपनी। पूछा जा सकता है कि किस देश के आसपास चाइना ने सबसे बड़ी ड्रिल करी, और बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। याद रखिएगा, नैन्सी पेलोसी की वजह से माना जाता है कि उसने ऐसी एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज कराया। यूएस की बात करें तो यूएस के प्रेसिडेंट है जो बाइडन, 46 नंबर के हैं। ये नंबर एक बार पूछा गया है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। चाइना के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, और ताइवान के प्रेसिडेंट है साई लिंगबिन, याद रखिएगा। अब बात करेंगे करंट अफेयर स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो बने हैं उनके। तो पहला क्वेश्चन है,
बीसीसीआई भारत की जो क्रिकेट कंट्रोल करने वाली बॉडी है उसने अनाउंस किया है कि हम 2023 में आईपीएल ऑर्गेनाइज कराएंगे महिलाओं का, मतलब वुमेन्स आईपीएल ऑर्गेनाइज होगा मार्च 2023 में। और ये अपने में ही बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है, इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि बीसीसीआई ने अब ये कंफर्म कर दिया है और साथ साथ तीन कंपनी कह रहा हूँ, 3 टीमों ने ये अनाउंस किया है कि हम टीम्स को खरीदेंगे। चेन्नई, मुंबई और राजस्थान, इन 3 टीम ने ये कह दिया है कि हम टीम्स को परचेज भी करेंगे। आप अगर ये काम आगे करते हैं, मतलब महिलाओं वाला जो आईपीएल है इसको ऑर्गेनाइज कराते हैं, तो हम बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा भी लेंगे। तो 2023 में महिलाओं वाला आईपीएल ऑर्गेनाइज होगा, याद रखिएगा पहला एडिशन होने वाला है। मेल की बात करें तो 2008 में पहला एडिशन हुआ था आईपीएल का, जिसमें राजस्थान रॉयल्स जीत गया था, चेन्नई सुपर किंग हार गया था। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सुनील छेत्री साहब ऑलरेडी 6 बार ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा फुटबॉल ऑफ द ईयर मेन में खिताब जीत चुके हैं, लेकिन इस बार वो 7th टाइम मेंस में फुटबॉल ऑफ द ईयर खिताब जीते हैं। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। सुनील छेत्री कैप्टन है मेंस की जो फुटबॉल टीम है उसके। और वुमेन में बात की जाए तो मनीषा कल्याण, पंजाब से बिलोंग करती हैं मनीषा कल्याण, और ये भारत के लिए जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा वुमेन फुटबॉल ऑफ द ईयर चुनी गई हैं। पिछली बार जब पिछला साल था उसमें ये वुमेन इमर्जिंग फुटबॉल ऑफ द ईयर चुनी गई थी, ये भी याद रखना है। सुनील छेत्री को 7वीं बार ये अवार्ड मिला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है कॉमनवेल्थ गेम का समापन हुआ। मैंने लास्ट वीडियो में लास्ट स्लाइड में आपको पूरा एक्सप्लेन भी किया था। भारत को टोटल 61 मेडल मिले, ये मैंने आपको बताया। भारत को 22 गोल्ड मेडल मिले, 16 सिल्वर मेडल मिले। अब जितने बच गए वो ब्रॉन्ज होंगे, एक बार देख लीजिएगा कैलकुलेट करके, ठीक है। तो इतने मेडल भारत को मिले, आई थिंक 23 बच गए क्या, जितने ही बच गए देख लीजिएगा, है ना। तो गोल्ड 22 मिले और सिल्वर 16 मिले। भारत को टोटल 61 मेडल मिले हैं, जिसमें भारत की ओपनिंग सेरेमनी में पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह जो कि हॉकी टीम के कैप्टन हैं, और जो पीवी सिंधु हैं वो बैडमिंटन खेलती हैं, इन दोनों ने फ्लैग बियरिंग की थी। कहाँ पर, जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था वहाँ पर। लेकिन जो फ्लैग बियरिंग क्लोजिंग सेरेमनी में किसके द्वारा की गई, तो निखत जरीन के द्वारा की गई, और साथ साथ शरत कमल थे। निखत जरीन कौन है, तो निखत जरीन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मतलब परफॉर्मेंस करती हैं। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में इन्होंने परफॉर्मेंस किया और वहाँ पर भी भारत को इन्होंने मेडल दिलाया, और साथ साथ कॉमनवेल्थ गेम में इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। आपको बता दूं, शरत कमल टेबल टेनिस के बेहतरीन प्लेयर हैं। इन्होंने भारत को 4 मेडल दिलाए हैं, अलग अलग कैटेगरीज में, मिक्स खेले, मेंस की टीम में खेले और फिर अकेले खेले। इस तरीके से इन्होंने 4 मेडल भारत को कॉमनवेल्थ गेम में दिलाए, और इन दोनों प्लेयर्स को फ्लैग बेयरर चुना गया क्लोजिंग सेरेमनी में। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, प्रभात जयसूर्या और एमा लंब। प्रभात जयसूर्या कौन है, ये श्रीलंका के प्लेयर हैं, और एमा लंब कौन है, एमा लंब इंग्लैंड की प्लेयर है, इंग्लैंड की ऑलराउंडर है, और बैटिंग ऑलराउंडर है, और प्रभात स्पिनर है। इन दोनों को आईसीसी ने, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने प्लेयर ऑफ द मंथ जुलाई के लिए चुना है। आपको बता दूं, आईसीसी के द्वारा प्लेयर ऑफ द मंथ लास्ट ईयर जनवरी से प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया जा रहा था, जिसमें हमारे भारत के प्लेयर जिनका नाम है ऋषभ पंत, उनको दिया गया था मेन में, और फीमेल में साउथ अफ्रीका की प्लेयर उनका नाम है शुभमन गिल, उनको दिया गया था आईसीसी के द्वारा प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड। लेकिन प्रभात जयसूर्या और एमा लंब का नाम याद रखिएगा, रिसेंटली में इनको प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड, प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है, तो आपको ध्यान रखना है। आईसीसी ने ये अवार्ड दिया, तो आईसीसी के बारे में जान ले। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल दुनिया में क्रिकेट को कंट्रोल करने वाली ये बॉडी है। फॉर्मेशन इसका 1909 में हुआ था, हेडक्वार्टर इसका दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है, और मेंबर इसके अब 106 नहीं रह गए, 108 हो गए हैं। 3 मेंबर्स अभी और जुड़े हैं। इनकी लैंग्वेज है इंग्लिश, और चेयरमैन है ग्रेग बार्कले जो कि न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। डिप्टी चेयरमैन है इमरान ख्वाजा जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, और सीईओ हैं जियोफ एलाडिस, इंटरिम नहीं है, ये परमानेंट है, और ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं।
अब बात करेंगे अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, उसके बाद डेज और आपके लिए वीडियो समाप्त। तो अपॉइंटमेंट में तीन अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं, उनकी चर्चा कर लें। पहला है अमित बर्मन साहब, जिन्होंने अपने पद को छोड़ दिया है, डाबर में चेयरमैन के पद पर ये काम कर रहे थे। दूसरा है सुप्रीम कोर्ट के, भारत की जो सुप्रीम कोर्ट है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं 49 नंबर के जस्टिस उदय उमेश ललित। याद रखिएगा, ये जो अपॉइंटमेंट है पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ, पहले हो चुका था, अनाउंस हो चुका था, लेकिन अब ये अपॉइंट हुए हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। इनका नाम है उदय उमेश ललित, 49 नंबर के ये बने हैं। ठीक है। एनवी रमन्ना साहब की जगह ली है जो कि 48 नंबर के थे। CSIR में पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी वुमेन डायरेक्टर को चुना गया, जिनका नाम है नलथम्बी कैलासेल्वी। नलथम्बी कैलासेल्वी पहली वुमेन डायरेक्टर बनी है CSIR में। अब इंपॉर्टेंट डेज से रिलेटेड क्वेश्चंस को जान लेते हैं, उसके बाद वीडियो आपके लिए समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर सीक्वेंस से रिवाइज करते हुए चलते हैं। पहले 1 अगस्त को हमने 2 डे ऑब्जर्व किए। क्या? मुस्लिम वुमेन राइट डे। क्यों ऑब्जर्व किया जाता है? क्योंकि 1 तारीख को ही 2019 में 3 तलाक को ख़त्म किया गया था मोदी सरकार के द्वारा, इसीलिए 1 अगस्त को मुस्लिम वुमेन्स ने मुस्लिम वुमेन राइट डे ऑब्जर्व किया। और 1 अगस्त को वर्ल्ड लंग कैंसर डे भी हम ऑब्जर्व करते हैं। हिरोशिमा डे हम 6 अगस्त को ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि इसी दिन USA ने जापान के ऊपर पहला परमाणु बम गिराया था। ठीक है। 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे ऑब्जर्व करते हैं, और 7 अगस्त को लास्ट ईयर किसने? नीरज चोपड़ा जी ने भारत को जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल दिलाया था, इसीलिए भारत ने अनाउंस किया था कि 7 अगस्त को हम हर साल जेवलिन थ्रो डे ऑब्जर्व करेंगे, और इस साल दूसरा नंबर का जेवलिन थ्रो ऑब्जर्व किया गया। इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल हमने 9 अगस्त को ऑब्जर्व किया, और 9 अगस्त को ही हमने नागासाकी डे ऑब्जर्व किया। इस दिन क्या था? इस दिन अमेरिका ने जापान के ऊपर दूसरा परमाणु बम गिराया था। 3 दिन के अंतराल में ही परमाणु बम 2 गिरा दिए थे। किसने? USA ने। अगले क्वेश्चन की बात करें, वर्ल्ड लॉयन डे हम 10 अगस्त को ऑब्जर्व करते हैं। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे हम 10 अगस्त को ही ऑब्जर्व करते हैं। इंटरनेशनल यूथ डे हम 12 अगस्त को ऑब्जर्व करते हैं, याद रखिएगा। और 12 जनवरी को हम नेशनल यूथ डे ऑब्जर्व करते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। वर्ल्ड एलिफेंट डे हम 12 अगस्त को, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे हम 13 अगस्त को, और इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर डे हम 13 अगस्त को ही ऑब्जर्व करते हैं, याद रखिएगा। और इसी दिन वर्ल्ड संस्कृत दिवस भी ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है। तो ये थी आपकी वीडियो। आपको क्वेश्चंस का कलेक्शन कैसा लगा, वीडियो की क्वालिटी कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो आपसे अनुरोध करूंगा, वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। वीडियो के बारे में जो भी आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत आपको लगती है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।